अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज जिस इशू पे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जैसा कि बैकग्राउंड में आपको बताना चाह रहा हूँ कि 9 अप्रैल 2022 जो पाकिस्तान के साथ इस बदमाशिया ने किया है, पाकिस्तानी अवाम के साथ किया है, वो कोई दुश्मन भी अपने मुल्क के साथ नहीं करता। जब मैं ये बदमाशिया कहता हूँ या माफिया कहता हूँ, तो वो बदमाशिया या माफिया उसमें सारे शामिल हैं जिन्होंने 75 साल में पाकिस्तान को सिवाय तबाही बर्बादी के कुछ भी नहीं दिया। गरीब तर होता चला गया, जुल्म नाइंसाफ़ी बढ़ती चली गई, अदालती निज़ाम ख़त्म हो गया, करप्शन जड़ें पकड़ चुकी हैं। तो इसके बाद जो 9 अप्रैल के बाद पाकिस्तान पे एक रजीम इम्पोर्टेड हुकूमत के जो कॉन्स्पिरेसी के तहत हम पर अजाब की सूरत में मुसलत की गई थी, वो 15 महीनों में जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, यकीन जानिए तो अब ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन अभी इजराइल नहीं है, हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है, बल्कि हमारे दुश्मन हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। और ये वो जो दुश्मन है वो छुपे हुए नहीं है, वो इमरान खान साहब की जहद मुसलसल की वजह से बिल्कुल वाज़े और क्रिस्टल क्लियर हो गए कि कौन कौन से वो किरदार है जिन्होंने अपनी ज़ात का सोचा और अपनी ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए लूट मार की और अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए, अपने बच्चों को बाहर सेटल किया, अपनी जायदादें पाकिस्तान से लूट कर बाहर ले गए। ये सबको मालूम है, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही कहना काफ़ी है कि ये वो माफिया है जिसने पाकिस्तान को बेच के अपने आप को अमीर और अमीर तर किया, और अपने आप को नहीं बल्कि नस्लों पर ये सारा मुंतकिल किया। आज ये तीसरी और चौथी नस्ल पाकिस्तान को खा रही है। बहरहाल जहाँ पर ये तबाही और बर्बादी ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान के साथ आइन पाकिस्तान का प्रैक्टिकली तोड़ दिया। 2 सूबों में इस वक्त गैर आइनी हुकूमत है, और इसके अलावा जो काम कर रहे हैं आइन के अगेंस्ट, उसमें आप समझ लें कि बुनियादी हकूक़ इस वक्त पाकिस्तान में 15 महीनों में बिल्कुल मुअत्तल हैं, और इसकी वायलेशन है जो आर्टिकल 5 और 6 की। और इसके साथ जो जुल्म जबरो इस्तेदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से लेके वर्कर्स, सपोर्टर्स, लोकल लीडरशिप के साथ 15 महीनों में किया है, इसकी बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। मगर सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से मैं जो लीगल असिस्टेंस मेरी और मेरी लीगल टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बशमूल पाकिस्तान PTI इस्लामाबाद रीजन की लोकल लीडरशिप और वर्कर सपोर्टर को प्रोवाइड की। 25 मई 2022 का वाक़या हो या 21 अक्टूबर 2022 का हो या 28 फरवरी से लेके 18 मार्च तक जो 10 FIRs हुई वो हो, या 9 मई का जो झूठा वाक़या घड़ा गया, और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू किया जाए, जो एक कॉन्स्पिरेसी 9 मई की बनाई गई। उसके बाद सिर्फ इस्लामाबाद में जो 37 FIRs है उसका अहवाल बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि 25 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया, लेकिन उससे 2 रोज़ कबल गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से पकड़ धकड़ शुरू हुई। उसमें चादर और चार दीवारी के तकद्दस की पामाली की गई। बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन, लीडर्स, किसी को भी नहीं छोड़ा पकड़ धकड़ के साथ। फिर भी लॉन्ग मार्च शुरू हुई, लेकिन हर तरफ से पाबंदी, रास्ता रोका गया, ब्लॉकेड हुआ, पहुंचने नहीं दिया गया इस्लामाबाद। मुख्तसर ये कि जो इस्लामाबाद में FIRs लीडरशिप के अगेंस्ट या वर्कर्स के अगेंस्ट हुई, उसकी तादाद 37 FIRs थी। हम बीइंग पार्ट ऑफ इंसाफ लॉयर फोरम इस्लामाबाद एक टीम तश्कील दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस 33 FIRs में 300 से ज़्यादा जो वर्कर्स अरेस्ट हुए थे उनको हमने दिन रात मेहनत करके रिहा करवाया। फिर लीडरशिप जिसमें नेशनल असम्बली के मेंबर्स भी थे, साबका मिनिस्टर्स भी थे, प्रोविंशियल असम्बली के लोकल लीडर्स, सपोर्टर्स, सब की हमने बेल बिफोर अरेस्ट भी कराई, फिर उनकी कंफर्मेशन कराई, और उसके बाद मोस्टली तकरीबन चालान
कोई 20 से 25 केसेस के आ चुके और 18 केसेस के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उसको हम लोग देख रहे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। इसके बाद जब खान साहब के मियाँ वाली का जो नेशनल असम्बली का हल्का है 95, वहाँ पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस माफिया के साथ मिलके एक गैर कानूनी ऑर्डर पास किया और खान साहब को डिसक्वालीफाई किया, वो उसमें जब आवाम बाहर प्रोटेस्ट के लिए निकले तो 5 FIRs हुई, उसमें भी हमने रिहाइयाँ मुमकिन बनाई। इसके बाद जो सबसे अहम वाक़या हुआ, जो 28 फरवरी से इनका सारा इंडिजिनस प्लान था अगेंस्ट पीटीआई लीडरशिप, इमरान खान साहब 28 फरवरी से लेके जब वो हेयरिंग के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आते और 28 फरवरी से के 18 मार्च तक 10 FIRs लॉन्च की, जिसमें से 8 FIRs इंसदादे दहशत गर्दी अदालत 780A के अंडर और मुख्तलिफ उसमें सेक्शंस PPC की भी मौजूद थी और ATC की भी, ATA की भी थी। उस पर उनको ऑफेंस पे तकरीबन 550 से 600 कारकुनान को गिरफ़्तार किया। वो बड़ा सख्त वक्त था क्योंकि ATC के केस करना और फिर रोज़ों के दिन हमने सुबह से लेके शाम तक हमारी पूरी लीगल टीम जो कि 7 से लेके 10 अफराद पर मुश्तमिल है, एंकर रोल हम 6-7 अफराद वकला ने किया, जिसमें सरदार मसरूफ़ साहब का नाम मैं ना लूँ तो ज़्यादती होगी, राजा आफ्ताब साहब हैं, अंसर कियानी साहब हैं, आमना अली साहिबा हैं, तलत रिजवान साहिबा हैं और मिर्ज़ा आसिम बेग साहब हैं। हमने दिन रात मेहनत करके तमाम केसेस में तमाम वर्कर्स को रिहा करवाया और फिर इसके बाद अभी हमने साया ऑफ रिलीफ ही लेना था। एक नया किस्सा शुरू किया जो 9 मई को जब खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल करवाने के लिए इस्लामाबाद आए, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। खान साहब को हमने रिसीव किया और जो बायोमेट्रिक रूम तक वहाँ पर लेकर गए और रेंजर को दूसरे गेट से जो जहाँ से चीफ जस्टिस जजेस आते हैं वहाँ से इन करके जिस तरह हमला किया, सारी कौम ने देखा जिस तरह खान साहब की ह्यूमिलेशन करने की कोशिश की गई, ज़्यादती की गई, गैर आइनी था, गैर कानूनी था और इसके ख़िलाफ़ अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस की जो के मुश्तमिल बेंच था 3 अफराद जजेस के, उन्होंने इनको गैर आइनी करार दिया और गैर कानूनी भी करार दिया और फिर इसके बाद कहा कि जनाब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्शन दी कि आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो नैब के चेयरमैन थे या रेंजर के DG थे, किसी को आज तक कोई नहीं पूछा गया। यानी कि जिसका ज़ोर चलता है पाकिस्तान में वहीं उसी की हुक्मरानी चल रही है, ये नहीं चलेगी इंशाल्लाह। जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं जमहूरियत की, मसावात की, आइन की, सुप्रीमेसी की, कानून की हुक्मरानी की, इंशाल्लाह इसे हम अचीव करेंगे। इसके बाद 9 मई के बाद जो FIRs हुई इस्लामाबाद की हद तक वो 37 FIRs थी और उसमें भी तकरीबन 700 से लेके 725 अफराद अरेस्ट हुए और फिर हमने उनकी रिहाइयाँ मुमकिन की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट F8 में मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस थे, वहाँ पर हमने टीम में बना के उनको रिमांड भी कॉन्टेस्ट किया, फिर हमने बेल आफ्टर अरेस्ट कॉन्टेस्ट किया फाइल करके और फिर उनको उनकी रिहाई मुमकिन बनाई। इस तरह इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में 3 FIRs दर्ज हुई, वहाँ पर भी हमने तमाम की रिहाई मुमकिन बनाई। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जो लीगल टीम है, जो कि उस वक्त असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी थे और अली नवाज़ अवान भाई जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन है, उनकी लीडरशिप में हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक लीगल टीम बनाई जिसमें IT के भी लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें मैनेजमेंट के भी लोग इन्वॉल्व थे, वकला थे। हमने सजेशन दी और हमने तमाम वर्कर्स को ना सिर्फ रिहा कराया बल्कि इस दौरान उनकी फैमिली के साथ इंटरेस्ट रहे, उनको बूस्ट अप किया, उनको मोटिवेट किया और उसकी वजह से उनका जितना मोराल हाई हुआ, यकीन जानिए आज भी मिलते हैं तो कहते हैं कि जनाब हम खान के लिए जान देने के लिए भी हाजिर हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी वकला मौजूद हैं और हमें खुशी है कि हमें जिस तरह से ट्रीट किया गया और हम कभी उसको नहीं भुला सकते। मुख्तसर ये कि अब ये केसेस ट्रायल बेसिस भी कुछ आने लगे हैं। अब PTI
के जो केसेस हैं इस दहशत गर्दी की अदालत में 13 मुकदमात में से ट्रायल शुरू हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुकदमा नंबर 153, 154 में हमने 265 सेक्शन CRPC के तहत एप्लीकेशन मूव करके अब तक 43 वर्कर्स को डिस्चार्ज करवा दिया गया। जज साहब ने जब डॉक्यूमेंट्स देखे, जब एविडेंस देखी, फाइल देखी, तो उन्होंने कहा इसमें तो कोई एविडेंस ही नहीं है, ये क्या किया गया। जो हमारा मौक़िफ़ था ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं और इसमें कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि असल में तो इनका ये प्लान था, हमें इन्हें रोब करना था, तंग करना था, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन में इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो इलेक्शन लड़ सके। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है। एक वर्ड है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। एक तेरी चाहत है, एक उसकी चाहत है, होता वही है जो उसकी चाहत है। इंशाअल्लाह ये जितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की, वो पूरी सीरीज़ अगर कहा जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप से ले के लोकल लीडरशिप, काउंसलर तक, चेयरमैन के इलेक्शन जो लड़ते हैं उनकी तक जुल्म और ज़्यादती ये है कि या तो उनको अरेस्ट किया गया, वो जेल में हुए, फिर उनको रिहाई मुमकिन बनाई, या और MNA और MPA की हद तक तो या तो वो जेल में हैं या फिर अंडरग्राउंड हैं, या फिर जो जेल में जाते हैं और वो हिम्मत नहीं कर पाते तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह करके वो ड्राई क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद जो 2 किंग्स पार्टी बनाई गई हैं जो स्टार्ट में ही फ्लॉप हो गई, यानी कि अभी सैनवा हॉल में पहला शो चला था और फ्लॉप हो गया। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टक ने बनाई, वो यानी कि पहले ही शो में पिट गई। जितना भी कर लें, PDM को सारे पाकिस्तान की पार्टी को मिला लें जो कि चोर, डकैतों, लिटेरों, करप्ट लोगों पर मुश्तमिल है। इस तरह ये दोनों पार्टियां में जो लोग गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अच्छा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गन साफ हुआ। और इस वक्त अब नई लीडरशिप को मौका मिलेगा, वर्कर्स को, नज़रियाती वर्कर्स को मिलेगा, पढ़े लिखों को मिलेगा, वकला को जगह मिलेगी। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान B भी है, प्लान C भी है, प्लान D भी है। वक्त आने पे इंशाल्लाह हम बताएंगे। आवाम के लिए मैं ये सिर्फ बता दूं कि ये आप लोगों को परेशान करेंगे, मायूस करेंगे। मायूस नहीं होना, प्लान B, C, D सब तैयार हैं। खान साहब ने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया है 27 साल की जद्दोजहद में। अब खान साहब का पैगाम पहले जो पढ़े लिखे तबके के तक पहुंचा था, ओवरसीज़ के तक पहुंचा था, फिर वक्त के साथ मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे होते हुए किसानों तक, मज़दूरों तक, डॉक्टर्स तक, हर तबका हाई फिक्र तक खान साहब का पैगाम पहुंच चुका है। और इस वक्त जितने भी पोल्स हो रहे हैं 80% से नीचे कहीं पोल्स नहीं आ रहे, आप देख लीजिए। बाकी दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। तो ये जितना भी ये मैनूवर कर लें, चाहे वो तमाम इंटरिम गवर्नमेंट को मिला लें, वो इलेक्शन कमीशन को मिला लें, तमाम पार्टीज़ को मिला लें, 2 और पार्टी जो बनाई उसको भी मिला लें, इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकते। इमरान खान का विजन पहुंच गया, उन्होंने अपना पैगाम तमाम तक पहुंचा दिया। खुदा न खास्ता जो ये कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को अगर ये गिरफ्तार करते भी हैं तो फिर ये मेरी ड्यूटी है, आप सब की ड्यूटी है कि खान साहब का पैगाम कंटिन्यू रखना है, मजबूत रहना है, हिम्मत करना है, हौसला करना है, बहादुरी से मुकाबला करना है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। इन सब को इंशाल्लाह हमने शिकस्त फाश देना है। और इसका तरीक़ाकार मैकेनिज़्म यही होगा कि आप अपने इर्द गिर्द के हलके में आपने कन्वेंसिंग करनी है, आपने कैंपेन करना है इलेक्शन डे तक, और इलेक्शन डे में तमाम अपने लव्ड वन को, जानने वालों को, किथ एंड कैन को, फ्रेंड्स को आपने पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाना है और पोलिंग स्टेशन के बाद पोल करवा के पैरे देने हैं। इलेक्शन ख़त्म होने तक पैरा देना है और फिर उसके बाद पैरा ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आपने RO ऑफिस, DRO ऑफिस तक रहना है जब तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता। हमने पैरा देना है, टीम भी बनाएंगे इंशाल्लाह। जो हमने तमाम फॉर्म्स को उसको हमने सुपरवाइज़ करना है, चाहे वो फॉर्म 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करेंगे हर तरह से दबाने की, धांधली करने के। हम ना इनको बैलेट बॉक्सेस लेके भागने देंगे, ना इनको जाली वोट डालने देंगे, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोट टर्न आउट करके हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
فتح دلائیں گے، اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ انشاءاللہ 3/4 میجارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو اکراس پاکستان جتوائیں گے۔ یہ خان صاحب کا مشن ہے، یہ ہم سب کا مشن ہے، یہ خان کی جنگ نہیں، یہ ہماری جنگ نہیں، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ اب یہ جنگ ہے خیر کی اور شر کی، بیڈ کی اور گڈ کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر کو فتح ہوگی، گڈ کو فتح ہوگی۔ اور یہ اب آپ کو مایوس کرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈیں گے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا، اور آپ نے بہادری کے ساتھ پاکستان کے لیے اپنا مشن خان کے سنگ جاری رکھنا ہے۔ آخر میں ایک نظم فہمیدہ ریاض کی جو مجھے پسند ہے وہ سنا کے اپنا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رازن اتنے ہیں، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عوام زندہ باد۔